जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देख रहे हैं। टॉप 40 सीरीज चल रहा है ये, और ये इसका जो है आपका चौथा वीडियो होने वाला है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस चैनल पे अपलोड किया, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया आप लोग इकोनॉमिक्स का, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप हमारे चैनल के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो जल्दी से उस पर जाकर आप सारे वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला सवाल देखिए क्या है स्क्रीन पर। सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा मनुष्य का आर्थिक कार्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कह रहा है निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। तो सरकार के गठन का जो संबंध है वो अर्थशास्त्र से बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे, देखिए कह रहा है सांख्यिकी का जनक किसको कहा जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो गॉटफ्राइड एकेनवॉल्को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे, कह रहा है बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है। तो इसका मतलब हो जाता है आंकड़ा, ऑप्शन नंबर खो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में, देखिए कह रहा है अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है। सही जवाब हो जाएगा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कह रहा है कि संरचित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्प की संख्या हो सकती है। सही जवाब हो जाएगा केवल और केवल 2 ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में, देखिए कह रहा है आपसे कि किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है। सही जवाब होगा आपका प्रकाशित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे, देखिए कह रहा है कि आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति डैश कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका अन्वेषक और प्रेक्षक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे, इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है। सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिक साक्षात्कार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे, कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बोला है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1951। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है कि वर्गीकरण आंकड़ों को डैश व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। वर्गीकरण आंकड़ों को डैश में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है। एक वर्ग का जो मध्य बिंदु बराबर होता है उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में, देखिए कह रहा है कि बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को डैश चर में वर्गीकृत किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा मात्रात्मक चर में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चर संतत चर का एक उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 15 में, कह रहा है कि मिलान चिन्ह की गणना से कितने समूहों में की जा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। बिहार के एक शहर में 8 दिसंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में वृद्धि के आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले, 7 बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद, 9 विद्यालय खुले पाए गए। ये उदाहरण आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है। सही जवाब हो जाएगा सारणीकरण में प्रदर्शित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में, इसको भी आप पढ़ लीजिए। कह रहा है कि कक्षा 11 के अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों, क्षैतिज तथा स्तंभों रूप में कक्षा में दिखाती है, वह आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत कर रही है। तो वह आंकड़ों को सारणीकरण में प्रस्तुत कर रही है। सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका कालिक विश्लेषण कहलाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग काल श्रेणी आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 सही जवाब हो जाएगा आपका तोरण का प्रयोग करते हैं। तोरण को और किस नाम से जाना जाता है। अब ये जो तोरण है इसको संचयी बारंबारता वर्ग वक्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में, देखिए कह रहा है कि भारत के प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ की गई थी। तो भारत में जो हुई थी ये 1951 में हुई थी। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था, किसने किया था आपको बतानी है। तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में, देखिए कह रहा है रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया है। सही जवाब हो जाएगा लोग अब लंबी यात्राएं
कर सकते हैं। कृषि के व्यावसायीकरण को बढ़ावा मिला है, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 में। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो मिश्रित अपनाया गया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में, कह रहा है औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे? तो विदेशी शासकों के उद्देश्य थे भारत के कच्चे माल का निर्यातक बनाना, भारत को एक विशाल बाजार बनाना। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में, देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है? सही जवाब हो जाएगा मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन हुआ है वो हुआ है 1935 में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? तो पंचवर्षीय योजना की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। देखिए कह रहा है आपसे किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं के लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक हो जाएगा। ठीक है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई है 1948 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है आपको बतानी है? तो ये जो अवस्थित है आपका कोलकाता में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, कह रहा है कि आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक डैश है। तो आर्थिक समृद्धि का जो प्रमाणिक सूचक है वो है आपका सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में, कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो ऑप्शन नंबर बी 1995 में हुई थी। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 में की गई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर डैश पर लगाया जाता है, तो प्रत्यक्ष कर है वो लगाया जाता है व्यक्ति की आय पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विनिवेश है ना, विनिवेश का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो उद्देश्य होता है वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 में, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई वो 1907 में हुई है। टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है आपको बताना है? तो ये जो कार्यरत है लगभग 30 देशों में कार्यरत है। विश्व बैंक को और किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व बैंक को जो जाना जाता है वो IBRD के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर। वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। थैंक यू।